हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर धरातल के रूप बदलने वाले कारक यानी कि आंतरिक कारक के बारे में यहाँ पर देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। पृथ्वी का धरातल सभी जगह एक जैसा नहीं है। तो हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि जो हमारी पृथ्वी है वो समतल नहीं है, बिल्कुल सपाट नहीं है, कहीं पर ऊबड़ खाबड़, मतलब इस तरह से पृथ्वी का जो स्थल है वो हमें देखने को मिलता है। वो है कहीं ऊंचा है तो कहीं नीचा है, कहीं पर्वत और पठार है तो कहीं पर मैदान है। पर्वत, पठार और मैदान महाद्वीपों की प्रमुख स्थलाकृतियां हैं। इन स्थलाकृतियों का आकार और आकृति न केवल एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न है, अपितु इसमें समय के अनुसार भी परिवर्तन होते रहते हैं। ये परिवर्तन धीरे धीरे या आकस्मिक रूप से हुए हैं। भूपृष्ठ पर स्थलाकृतियों का निर्माण एवं उनमें होने वाला परिवर्तन कैसे होगा, क्या आपने कभी सोचा? तो यहाँ पर देखते हैं कि ये जो हमें दिखाई देता है ऊबड़ खाबड़, कहीं पर पर्वत, मैदान, तो ये कैसे जो है निर्माण हुआ है या उसमें होने वाले परिवर्तन कैसे होंगे। तो ये सारी चीज़ जो है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो 3.1 यहाँ पर एक मैप दिया गया है जिसमें प्लेट की गति की दिशा, विनाश प्लेट की सीमा और कुछ निर्माण प्लेट सीमा और अनिश्चित प्लेट सीमा, तो ये एक मैप में बताया गया है। आगे देखते हैं। 3.1 से ज्ञात होता है कि जो स्थल मंडल है यानी कि हमारी जो जमीन है अनेक दृढ़ खंडों में विभाजित है। इन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। प्रत्येक प्लेट में महाद्वीपीय एवं महासागरीय अथवा दोनों प्रकार की भूपट्टी शामिल होती हैं। ये प्लेटें दुर्बलता मंडल पर बहुत ही धीमी गति से तैर रही हैं। इनमें वार्षिक गति केवल कुछ मिलीमीटर होती है। प्लेट की इस गति को विवर्तनिक संचलन कहते हैं। इस गति के कारण ही पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होते हैं। तो इन प्लेट की वजह से ही जो हमारी पृथ्वी है, कहीं पर पर्वत, कहीं पर पठार, कहीं पर मैदान, तो इन्हीं कारणों से हमें देखने को मिलता है। जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर हो जाती हैं तो धरातल पर चौड़ी दरारें बन जाती हैं, जिसके कारण भ्रंश घाटियों और भ्रम पर्वतों का निर्माण होता है। जब यह गति समुद्र के नीचे होती है तो तलहटी पर लावा के जमाव से मध्य महासागरीय कटकों का निर्माण होता है, जैसे मध्य अटलांटिक कटक। भूपट्टी और मेंटल का ऊपरी भाग मिलकर स्थल मंडल कहलाते हैं। इसकी मोटाई 10 से 200 किलोमीटर के बीच होती है। इसी प्रकार जब दो प्लेटें एक दूसरे के करीब आती हैं तो मोरदार पर्वतों का निर्माण होता है। हमारा हिमालय भी इसी प्रकार निर्मित हुआ है। जब प्लेटों की यह गति समुद्र के नीचे होती है तो महासागरीय गर्त का निर्माण होता है। प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त इसी प्रकार बना है। अधिकतर भूकंप तथा ज्वालामुखी विस्फोट की घटनाएं इन्हीं स्थानों पर घटित होती है। धरातल पर परिवर्तन लाने वाले बलों को हम उनकी प्रकृति के आधार पर दो वर्गों में विभाजित करते हैं। सबसे पहला है आंतरिक बल, दूसरा है बाह्य बल। यहाँ हम आंतरिक बल की चर्चा करेंगे। आंतरिक बल जो है ऐसे बल जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होते हैं, आंतरिक बल कहलाते हैं। आंतरिक बल को हम दो भागों में विभाजित करते हैं, एक है दीर्घकालीन और आकस्मिक। दीर्घकालीन में बलन है, भ्रंशन है और ज्वालामुखी है। आकस्मिक में और भूकंप है। तो आकस्मिक बल जो है वो ज्वालामुखी, भूकंप है, और बलन और भ्रंश ये क्या है, दीर्घकाल, मतलब लंबे समय के बाद हमें देखने को मिलते हैं। और ये सारे के सारे फोर्स जो हैं ये जो है आंतरिक हैं। अब इसको देखते हैं। दीर्घकालीन बल क्या होता है?
इस बल द्वारा परिवर्तन इतनी धीमी गति से होता है, मतलब यहाँ पर परिवर्तन जो होते हैं बहुत ही धीमी गति से होता है। इससे क्या है, हमें यानी कि पृथ्वी या मनुष्य को आभास भी नहीं हो पाता, इसलिए हम नहीं देख पाते कि ये किस प्रकार से ये परिवर्तन हुआ है। इसका प्रभाव हजारों वर्षों बाद दिखाई देता है, जैसे महाद्वीप, पर्वत, पठार, मैदान का निर्माण होना। तो ये धीरे धीरे क्या है, बनते रहते हैं और लाखों या हजारों साल बाद हमें देखने को मिलता है कि कैसे कैसे महाद्वीप बन गए हैं, पर्वत बन गए हैं किसी जगह पर। तो ये क्या है, दीर्घकालीन बल हो गए। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, 20 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी पर एक महाद्वीप था जिसे पेंजिया कहते हैं। इसके चारों ओर पेंथलसा नाम का महासागर था। पृथ्वी की प्लेट के खिसकाव के कारण नए नए महाद्वीपों एवं महासागरों का निर्माण हुआ और पृथ्वी वर्तमान स्वरूप में आई। पृथ्वी पर आज 7 महाद्वीप हैं। भूमि और महासागरों के विस्तार एवं आकार में अभी तक बदलाव हो रहे हैं। तो जो परिवर्तन है दीर्घकालीन, वो आज भी हमारे महाद्वीप में, भूमि पर, महासागरों के विस्तार में, इन सब में धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है, लेकिन वो हमको दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि ये दीर्घकालीन बल है। आगे है, पृथ्वी के वर्तमान स्वरूप में आने के बाद भी प्लेटों की गति के कारण यह परिवर्तन लगातार जारी रहता है और भारतीय प्लेट प्रतिवर्ष लगभग 5 सेंटीमीटर की दर से यूरेशियाई प्लेट यानी कि तिब्बत के नीचे जा रही है, जिसके कारण हिमालय पर्वत लगातार ऊंचा हो रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि पर्वतों के निर्माण में ये आंतरिक बल किस प्रकार अपना प्रभाव डालते हैं? आइए जानते हैं। हमने देखा कि प्लेटों की गति के कारण पर्वत निर्माण करने वाले बल की उत्पत्ति होती है। यह बल 2 रूपों में कार्य करता है, वलन और घर्षण। तो वलन यानी कि फोल्डिंग, जब 2 प्लेट आमने सामने गति करती हैं, जब दबाव की क्रिया होती है, इससे धरातल पर मोड़ पड़ जाते हैं और वलित पर्वतों का निर्माण होता है। चित्र नंबर 3 में देखते हैं तो यहाँ पर क्या है, आमने सामने क्या है, गति करते हैं, दबाव की क्रिया होती है और इससे धरातल पर मोड़ पड़ जाते हैं और वलित पर्वतों का निर्माण होता है। चित्र नंबर 3.3 में देखें, मोड़ के बीच में घाटियाँ बनती हैं। तो यहाँ पर क्या है, घाटियाँ बन जाती हैं, जैसे हिमालय हो गए, अल्प्स हो गए, रॉकीज हो गए, एंडीज हो गए आदि मोड़दार वलित पर्वत के प्रमुख उदाहरण हैं। अब यहाँ पर करके देखने हैं। आप एक कागज लेकर दोनों ओर सिरे के धीरे धीरे दबा कर देखें तो पाएंगे कि कागज के मध्य भागों पर सिकुड़न आ जाती है। सिकुड़ने पर कागज का पहले वाला रूप बदल जाता है। इसी प्रकार पृथ्वी के ऊपरी भीतरी दबाव पर प्रभाव धीरे धीरे पड़ता है, जिससे हजारों वर्षों बाद बदला हुआ स्वरूप दिखाई देता है। अब भ्रंशन जो है उसको देखते हैं। जब 2 प्लेटें विपरीत दिशा में गति करती हैं तो तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। इससे लंबी और गहरी दरारें पड़ जाती हैं। तो यहाँ पर 2 प्लेटें हैं और ये विपरीत दिशा में गति करती हैं और इससे क्या है, गहरी दरारें पड़ जाती हैं। इसे भ्रंश कहते हैं। इन्हीं भ्रंश रेखाओं के सहारे भूपट्टी का कुछ भाग तो ऊपर उठ जाता है तो कुछ भाग नीचे धंस जाता है। ऊपर उठा हुआ भाग जो है होर्स्ट या ब्लॉक पर्वत कहलाता है, जबकि नीचे धंसा हुआ भूभाग जो है भ्रंश घाटी, रिफ्ट वैली कहलाती है। भारत में विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत ब्लॉक पर्वत के तथा नर्मदा व ताप्ती नदियां भ्रंश घाटी के उदाहरण हैं। आकस्मिक बल जो है, आकस्मिक बल द्वारा घटनाएं अचानक एवं त्वरित होती हैं। इनका हम पर तत्काल प्रभाव पड़ता है। ज्वालामुखी तथा भूकंप आकस्मिक बल के कारण पैदा होते हैं। तो यहाँ पर आकस्मिक बल मतलब अचानक से तुरंत ही उत्पन्न हो जाना बल, जिसके कारण से ज्वालामुखी फट जाती है, जिसके कारण से भूकंप हमें देखने को मिलते हैं। इसके कारण भूपटल पर ऊपरी विनाशकारी परिवर्तन अब जब अचानक होगा तो हमको विनाश
देखने को मिलेगा। और जब दीर्घकालीन होगा तो उसमें विनाश नहीं होता, धीरे धीरे जो है पर्वत और पहाड़ मैदान निकल कर हमको देखने को मिलते हैं। अब हम देखते हैं ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी का अर्थ है जिसके मुख से आग निकलती हो। ज्वालामुखी विस्फोट अचानक होता है जिसके द्वारा मैग्मा, गैस, राख, धुआं, कंकड़, पत्थर आदि तेजी के साथ बाहर निकलते हैं। इन सभी वस्तुओं का निकास एक सक्रिय नली द्वारा होता है जिसको निकास नली कहते हैं। मैग्मा धरती पर आने के लिए एक छिद्र बनता है। इस छिद्र को वीवर क्रेटर कहते हैं। जब ज्वालामुखी का उद्गार शांत हो जाता है और उस वीवर में पानी इकट्ठा हो जाता है तो क्रेटर झील का निर्माण होता है। भीतर के पदार्थ बाहर निकलकर धरातल पर जमा होते रहते हैं जिससे शंकु के आकार का ढेर बन जाता है। इसे ये ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। कभी कभी धरती की सतह पर लंबी दरार बन जाती है जिससे पृथ्वी के अंदर का मैग्मा रुक कर लावे के रूप में बाहर आता रहता है। इससे धरातल का विस्तृत क्षेत्र लावे की कई परतों से ढक जाता है और लावा पठार का निर्माण होता है। भारत में दक्कन के पठार का निर्माण भी इसी प्रकार हुआ है। ज्वालामुखी के उद्गार क्यों होता है, अब इसको समझना है। यहाँ पर भूतल कमजोर होता है। स्टेनोस्फीयर का मैग्मा उस भाग को तोड़कर बाहर निकालने का प्रयास करता है जो हमें ज्वालामुखी के रूप में दिखाई देता है। चूल्हे पर रोटी या कुकर में दाल पकाते समय आप देखेंगे तो पाएंगे कि जब रोटी फूलते फूलते अधिक फूल जाती है तो एक छिद्र हो जाता है जिससे वाष्प बाहर निकलने लगती है। और कभी कभी तो रोटी का छिद्र इतना बड़ा हो जाता है कि दरार बन जाती है और रोटी की वाष्प बाहर निकलने लगती है। आपने दीपावली में, बारात में, अन्य उत्सव, पर्व, त्योहारों को मनाते समय अनार पटाखा को जलाते हुए देखा होगा। अनार के भीतर से जलते हुए तेजी के साथ पदार्थ जैसे गैस, चिंगारी, राख बाहर निकलते हैं और ऊंचाई तक जाकर फिर धरती या भूपटल पर आकर गिरते रहते हैं। इसी प्रकार ज्वालामुखी उद्गार के समय धरती के भीतर से मैग्मा, लावा, राख आदि निकलकर बाहर जमा होते हैं जिससे ज्वालामुखी पर्वत और लावा पठार का निर्माण होता है। आप मिट्टी का बना खाली अनार या पटाखा लीजिए। इसमें छिद्र में थर्माकोल के छोटे टुकड़े, कागज के टुकड़े, लकड़ी का बुरादा लेकर भर लें। फिर अनार की पेंदी में एक छोटा सा छिद्र कर उसमें रबड़ की नली लगा दें। छिद्र को अपनी तरह बंद करके रबड़ नली से फूंक मार के देखें। हवा बल द्वारा भीतर से कागज के टुकड़े, बुरादा आदि बाहर आ जाते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि बिना बल के ज्वालामुखी का उद्गार नहीं होता है। तो यहाँ पर बल का प्रयोग करके दिखाया गया है। अब यहाँ पर ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं, तो सक्रिय ज्वालामुखी जो कि हमेशा क्या है, एक अपने स्थान से फूटती रहती है, और सुस्त ज्वालामुखी, और तीसरी है शांत ज्वालामुखी। तो इन तीनों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी हमेशा क्रियाशील रहती है। लावा हमेशा निकलता रहता है। इटली के एटना एवं स्ट्राम्बोली नामक सक्रिय ज्वालामुखी इसके उदाहरण है। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी भूमध्य सागर में एक द्वीप पर स्थित है जिससे सदैव उद्गार होने से आसपास का क्षेत्र प्रकाशमान रहता है। इसी कारण से इस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश यानी कि स्तंभ कहते हैं। संसार का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी दक्षिणी अमेरिका का कोटोपैक्सी है। सुप्त ज्वालामुखी जो है, जब ज्वालामुखी का विस्फोट बहुत कम अर्थात कभी कभार होता है तो उस ज्वालामुखी को सुस्त ज्वालामुखी कहते हैं। जापान का फ्यूजियामा तथा इटली का वेसुवियस सुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। तो यहाँ पर दो एग्जाम्पल दिए गए हैं जो कि सुस्त ज्वालामुखी के यहाँ पर उदाहरण हैं। अब आगे देखते हैं शांत ज्वालामुखी। इस प्रकार के ज्वालामुखी के कभी उद्गार हुआ था किंतु अब ज्वालामुखी विस्फोट की संभावना नहीं रहती है। इसका मुख ज्वालामुखी पदार्थों से भरकर बंद हो जाता है। इसके मुख्य क्रेटर में
पानी भर जाने के कारण क्रेटर झील बन जाती है और म्यांमार का पोपा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के ओरेगन राज्य में क्रेटर झील इसके प्रमुख उदाहरण हैं। तो शांत ज्वालामुखी भी के उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं, जो कि कभी ज्वालामुखी फटी होगी, लेकिन अब जो है वहाँ पर बिल्कुल उसका मुंह बंद हो गया है और वहाँ पर एक क्रेटर झील बन गई है, जैसे कि म्यांमार में पोपा और संयुक्त राज्य अमेरिका के ओरेगन राज्य में क्रेटर झील। अगला है विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी देखें तो एटना व विसुवियस यानी कि इटली, फ्यूजियामा यानी कि जापान, पोपा मतलब म्यांमार, बेरन मतलब भारत, मेयान मतलब फिलीपींस, क्राटाकाओ मतलब इंडोनेशिया आदि। आप इनको संसार के मानचित्र पर देखिए। ज्वालामुखी के क्षेत्र। ज्वालामुखी और भूकंप क्षेत्र की प्रमुख पेटियां मेखलाएं हैं। परिप्रशांत महासागर की पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी, मध्य अटलांटिक पेटी। तो ये जो रेड रेड है यहाँ पर डॉट में, ये सब क्या है? ज्वालामुखी हैं, ज्वालामुखी क्षेत्र हैं। और ये जो पर्पल रंग से है ये भूकंप वाले क्षेत्र हैं। आगे देखते हैं, जहाँ मोरदार पर्वत है अधिकतर ज्वालामुखी क्षेत्र वहीं पर पाए जाते हैं, क्योंकि पृथ्वी की पपड़ी का एक भारी किनारा जब दूसरे हल्के किनारे के नीचे घुसकर पिघलता है तब मैग्मा बनकर ज्वालामुखी के रूप में बाहर आ जाता है। ज्वालामुखी तथा भूकंप लगभग एक ही क्षेत्र में पाए जाते हैं। ज्वालामुखी का मानव जीवन पर प्रभाव। लाभकारी प्रभाव देखते हैं तो लावा से बनी काली मिट्टी में गन्ना तथा कपास की फसलों की अच्छी पैदावार होती है। ज्वालामुखी विस्फोट से बहुमूल्य खनिज पदार्थ जैसे कि लोहे खनिज आदि ऊपर आ जाते हैं। ज्वालामुखी क्षेत्र में गर्म जल स्रोत मिलते हैं, जिससे गंधक घुला रहता है, जो चर्म रोग के लिए लाभकारी है। अधिक तापमान वाली भाप को संचित कर भूतापीय बिजली कर निर्माण होता है। क्रेटर झील के बनने पर पर्यटक स्थल बनते हैं और झील का पानी सिंचाई के काम आता है। हानिकारक प्रभाव जो है, ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाला लावा के नीचे वनस्पति तथा जीव जंतु दब जाते हैं। ज्वालामुखी के कारण समीपवर्ती भागों में प्रायः भूकंप भी आते हैं। लावा प्रवाह से सैकड़ों किलोमीटर तक खेत, मकान आदि नष्ट हो जाते हैं। समुद्र में ज्वालामुखी विस्फोट से जल उबलने लगता है, जिससे बड़वानल कहा जाता है। इसके फलस्वरूप समुद्री जीव जैसे मछलियां मर जाती हैं। ज्वालामुखी उद्गार के समय कई जहरीली गैसें निकलती हैं जो वायुमंडल को प्रदूषित करती हैं। भूकंप के बारे में देखते हैं तो जब पृथ्वी की सतह पर अचानक कंपन होता है तो उसे भूकंप कहते हैं। यह पृथ्वी की स्थल मंडलीय प्लेटों की गति का परिणाम है। भूकंप हल्के कंपन से केवल विनाशकारी प्रभाव वाले हो सकते हैं। स्थल मंडलीय प्लेटों की गति के फलस्वरूप पृथ्वी के आंतरिक भाग में हलचल उत्पन्न होती है। इन हलचलों के कारण पृथ्वी में भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। पृथ्वी के अंदर जहाँ से कंपन उत्पन्न होता है उस स्थान को भूकंप उद्गम केंद्र कहते हैं। उस उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर धरातल पर स्थित बिंदु को अधिकेंद्र कहते हैं। तो जहाँ से उत्पन्न हुआ है वहाँ से भूकंप उद्गम और उसके ऊपर धरातल पर स्थित बिंदु को अधिकेंद्र कहते हैं। इस स्थान पर भूकंपीय तरंगें सबसे पहले पहुंचती हैं। अधिकेंद्र से भूकंपीय तरंगें इसी प्रकार फैलती हैं जैसे किसी शांत तालाब में कंकड़ फेंकने पर तरंगें उत्पन्न होती हैं। धरातल पर सबसे अधिक कंपन अधिकेंद्र पर होता है। अधिकेंद्र से दूरी जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे भूकंप की तीव्रता में कमी होती जाती है। जब भूकंप का अधिकेंद्र समुद्र की तलहटी पर होता है तो समुद्र में बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठकर समुद्र तट की ओर बढ़ती हैं। तटवर्ती क्षेत्रों में पहुंचकर ये लहरें
विशाल रूप धारण कर लेती हैं, जिन्हें सुनामी कहते हैं। तो सुनामी भी क्या है, भूकंप का जहाँ अधिकेंद्र समुद्र की तलहटी पर होता है, और जिस कारण से जब उसमें भूकंप आता है तो जो लहरें हैं बहुत ऊंची ऊंची उठ जाती हैं, और इन्हीं ऊंची लहरों के उठने से क्या है, सुनामी आ जाती है। प्रशांत महासागर के चारों ओर विश्व के लगभग 80% भूकंप आते हैं एवं ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं, इसलिए इस क्षेत्र को परिप्रशांत अग्नि वलय कहते हैं। इसके अतिरिक्त भूकंप का दूसरा प्रमुख क्षेत्र जो है भूमध्य सागर से हिमालय पर्वत तक फैला हुआ है, जिसे अंततः महाद्वीपीय पेटी कहते हैं। भारत में के भूकंप क्षेत्र इसी पट्टी में आते हैं। भूकंप से बचाव जो है, भूकंप एक अति तीव्र ग्रामी विनाशकारी प्राकृतिक आपदा है। इसके आने पर काफी जन धन की हानि होती है। अधिकतर लोग भवन के मलबे के नीचे दबाकर मर जाते हैं, क्योंकि स्थानीय भवन मकान भूकंप रोधी नहीं बनाए जाते हैं। भूकंप से बचने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाइए। तो यहाँ पर है, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में होते हैं तो भूकंप के आने के समय स्कूल भवन से तुरंत बाहर भाग कर खुले स्थान पर आ जाना चाहिए, भवन से दूर खड़े हो जाना चाहिए। यदि आप नगर या कस्बे या क्षेत्र में किसी मेज या तख्त या अन्य ठोस वस्तुओं के नीचे छिप जाएं जब भूकंप आए, ध्यान रहे यह भी रहे कि खिड़की, अलमारी, भारी वजनी वस्तु जैसे पंखे के नीचे तथा बगल में नहीं छिपना चाहिए, क्योंकि जब भूकंप होगा तो वो क्या हो जाएंगी, गिर जाएंगी। अगर मकान बहुमंजिल है तो मकान से बाहर निकलकर सिर को हाथ से या तकिए से ढक लें। यदि आपके पास हेलमेट है तो उसे श्री के पहन लें। ऐसे समय में लिफ्ट से नीचे नहीं उतरना चाहिए। अगर आप खुले क्षेत्र में हो तो तुरंत पेड़ या बिजली के तार या खंभे मकान से भी दूर खड़े हो जाने चाहिए। अगर आप सड़क पर चल रहे हैं तो तुरंत रुककर फ्लाईओवर, पावर लाइन या विज्ञापन बोर्ड से दूर खड़े हो जाएं। यदि कार से चल रहे हो तो कार छोड़कर बाहर खुली जगह पर दूर खड़े हो जाएं। यदि आप सिनेमा हॉल, स्टेडियम, ऑडिटोरियम में हैं तो वहां पहले वृद्धों, दिव्यांगों, छोटे बच्चों को जाने दें और तुरंत अपने सिर पर हाथ रखते हुए बाहर निकलकर दूर खड़े हो जाएं। अब भूकंप से मानव को होने वाली लाभ और हानियां हैं, तो भूकंप से लाभ देखते हैं। भूकंपीय तरंगें पृथ्वी को पार कर जाती हैं, जिससे पृथ्वी के भीतर की जानकारी मिलती है। भूकंप आने से बहुमूल्य खनिज पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक भाग से धरातल पर आ जाते हैं। समुद्री भाग में भूकंप आने से तटीय भाग जो है नीचे धंस जाता है, जिससे गहरी खाइयों का निर्माण होता है, जिसके फलस्वरूप बड़े जलयान तटीय क्षेत्र पर पहुंचते हैं। इससे व्यापार में सहायता मिलती है। अब हानियां देख लेते हैं। तो भूकंप से सड़क, रेल पट्टी, मतलब जो भी हम लोगों ने बनाया वो सब टूट जाता है और मकान नष्ट हो जाते हैं। कल खानों में आग लग जाती है। भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भूस्खलन क्रिया तेजी से होती है, जिससे बड़े बड़े भूभाग धंस जाते हैं। गहरी समुद्री भागों में तीव्र भूकंप आने के कारण सुनामी जैसी लहरें उत्पन्न होती हैं, जिससे तटीय क्षेत्र में जनधन की हानि होती है। तो ये रहा कुछ आंतरिक और बाह्य बल, दीर्घ बल और त्वरित या फिर आकस्मिक बल के बारे में। तो आई होप आपको ये लेसन पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।